टाटा डोकोमो, एयरसेल, हच, ऑरेंज जैसी 25 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज थी इंडिया में, पर आज बची है सिर्फ जियो और एयरटेल। मुकेश अंबानी ने अपना अथाह पैसा बहाया और जियो को एस्टैब्लिश कर दिया, ये सब जानते हैं। पर जहां इतनी सारी कंपनीज खत्म हो गई, वहां एयरटेल कैसे टिक गई, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। क्योंकि आखिर हम और आप जब कल को अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो हमारे साथ भी यही होना है। हम नौकरी छोड़कर, घर बेचकर, उधार लेकर, दुनिया भर के सैक्रिफाइसेस करके जैसे तैसे अपना धंधा जमाएंगे, पर फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन आएगा और अपने पैसों के दम पर हमारे सारे कस्टमर्स खा जाएगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमें मिलेगा ऐसे 5 एक्सट्रीमली पावरफुल लॉज के फॉर्म में, जिनको फॉलो करके एक छोटा सा धंधा भी अरबों का एम्पायर बन सकता है। और अगर उनको इग्नोर कर दिया तो कोई भी कंपनी, चाहे वो करोड़ों की ही क्यों ना हो, कौड़ियों के भाव बिक सकती है। शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ से, जो है लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी। एक बार मेरा एक कजन घर में जिद पकड़ कर बैठ गया था। कुछ ही दिन पहले उसने 12th में 90% मार्क्स लाए थे और अब उसे गिफ्ट में एक बाइक चाहिए थी, क्योंकि उसे ये प्रॉमिस किया गया था और प्रॉमिस करने वाले थे उसके दादाजी। जब वो दादाजी के पास गया तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी अलमारी से निकालकर उसे 2 लाख रुपए दिए और पूछा कि कौन सी बाइक लेगा। कजिन ने कहा कि देखता हूँ दादाजी, जो अच्छी लगेगी वो ले लूंगा। वैसे फ्रेंड्स तो KTM का बोल रहे थे। धत पगले, दादाजी ने डांट कर कहा, मैंने टीवी पर देखा है कि जावा की बाइक फिर से मिलने लगी है, तो उसे ही लेना, तभी ये पैसे दूंगा, वरना भाग जा। ये क्रेज था जावा का 1960s में। हर किसी की ड्रीम बाइक हुआ करती थी। वो जो खरीद नहीं पाते वो उसे देख कर ही खुश जाते कि कभी पैसे जमा कर पाए तो लेंगे। पर दशकों के ड्रीम रन के बाद 1998 के अराउंड उस कंपनी को बंद होना पड़ा। पर इस बीच स्प्लेंडर, करिश्मा, पल्सर और रॉयल एनफील्ड के बुलेट जैसे मॉडल्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। फिर एक दिन खुद आनंद महिंद्रा ने जावा को रिवाइव करने का बीड़ा उठाया। जी हाँ, भारी फैनफेयर के बीच 2018 में जावा रीलॉन्च की गई। महिंद्रा का रोबस्ट नेटवर्क तो था ही, इसलिए पूरे देश में एक साथ इवन Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी उसके शोरूम्स खुल गए। लोग एक झलक देखने के लिए लाइन लगाने लगे। बुकिंग्स ओपन होते ही पूरे 1 साल की वेटिंग लग गई। इट वॉज अ ड्रीम लॉन्च। सबको लग रहा था कि अब रॉयल एनफील्ड का दबदबा खत्म हो जाएगा और जावा विल बी द न्यू रोड किंग। पर हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। आज जहां जावा की सिर्फ 2500 बाइक्स बिक रही है एक महीने में, वहीं रॉयल एनफील्ड पूरे 1 लाख से ज्यादा बाइक्स बेच रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जावा की बाइक्स बेकार हैं? नहीं, बल्कि कई मामलों में वो रॉयल एनफील्ड से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। उनका एक्सीलरेशन ज्यादा है, ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा है और इवन इंजन भी ज्यादा रिफाइंड है। तो फिर वो फेल क्यों हो गई? द आंसर लाइज इन लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी, जो ये कहता है कि लोगों के दिमाग में एक शब्द सिर्फ एक कंपनी का हो सकता है। अगर किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया तो चाहे आप कितना भी जोर मार लो, वो आपका कभी नहीं बनेगा। मस्कुलर बाइक, जिसे लोग अपनी प्रेस्टीज से जोड़कर देखते हैं, उसकी जगह रॉयल एनफील्ड और स्पेशली उसके मॉडल बुलेट ने बनाकर रखी है। इसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। जावा ये इम्पॉसिबल टास्क करने निकली और खुद ही टूट गई। गाइस, अभी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, पर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। अगर आप खुद के लिए एक ऐसा अर्निंग सोर्स क्रिएट करना चाहते हो जो आपको कॉन्स्टेंटली पैसे देता रहे, तो YouTube उसके लिए एक बेस्ट मीडियम है। यहाँ एक बार आपने जो वीडियो बनाया वो सालों तक आपको रेवेन्यू देता रहेगा, और ब्रांड डील से जो अर्निंग होगी वो अलग। इनफैक्ट मैंने खुद सिर्फ कुछ ही वीडियोस के थ्रू वो रैपो बना लिया है कि बड़े बड़े ब्रांड्स डील्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं। 50K, 70K और 1 लाख तक ऑफर किए जा रहे हैं सिर्फ 1 मिनट के इंटीग्रेशन के लिए। आपका जो प्यार है वो इसका प्राइमरी रीजन है, और साथ में जो एडिटिंग की क्वालिटी और स्क्रिप्ट के लेवल्स हैं वो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वजह हैं। मैं अपने YouTube मास्टर क्लास में आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू प्रो लेवल की एडिटिंग, एक किलर स्क्रिप्ट राइटिंग, AI टूल्स को इजीली यूज करना और क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस मॉड्यूलेशन जैसी वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा जो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए जरूरी है। ये मास्टर क्लास ऑनलाइन लाइव होगी ताकि आप अपने डाउट्स वहीं क्लियर कर सको, और साथ ही मैं तब तक आपकी हेल्प करता रहूंगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता और इस तरह के मेल्स खुद आपको नहीं आने लग जाते हैं। साथ ही मैं पूरे 1 साल तक आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका चैनल पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाए, अच्छी तरह से ग्रो करें और आप YouTube को एक मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग बना पाओ। इन क्लासेस की पूरी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी ताकि आप जब चाहो उन्हें देख सको। साथ ही 100% रिफंड पॉलिसी भी है। बाकी सारी डिटेल्स मेरे साइट पर अवेलेबल है, जिसके लिंक नीचे है। चूंकि ये लाइव मास्टर क्लास है इसलिए सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और काफी भर भी
चुकी हैं। आप अगर यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए जरा भी इंटरेस्टेड हो तो आज ही खुद को इनरोल कर लो। इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भैया एक जेरोक्स कर देना, स्कूटी चार्ज करनी है यार। मम्मी ने मैगी और सर्फ मंगाया है। आपने सोचा कभी कि जेरोक्स नहीं की जाती बल्कि फोटोकॉपी की जाती है? जेरोक्स तो उस कंपनी का नाम है जिसने सबसे पहले फोटोकॉपी की मशीन बनाई थी। एक्टिवा, जुपिटर, प्लेजर और यहाँ तक कि ओला और एथर के व्हीकल्स को भी हम स्कूटी ही बुलाते हैं, जबकि स्कूटी तो टीवीएस का निकाला एक मॉडल था। उसी तरह व्हील, घड़ी, टाइड, कोई भी डिटर्जेंट हो सब सर्फ की कैटेगरी में आते हैं। मैगी की भी यही कहानी है। बुलेट की तरह इन कंपनीज ने भी प्रोडक्ट नहीं बनाया बल्कि एक नई कैटेगरी ही बना ली। और किसी भी वर्ड को एक्सक्लूसिवली ओन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस कैटेगरी में फर्स्ट हो जाओ। जी हाँ, आयोडीन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले और इवन गॉइटर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने 1980s में ऑर्डर दिया कि आयोडीन को हर भारतीय भोजन के अभिन्न नमक में मिला दिया जाए। उस समय तक नमक दुकानों में खुला मिला करता था। एक कंपनी आई जिसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और इंडिया का फर्स्ट आयोडाइज ब्रांडेड नमक पेश किया, टाटा सॉल्ट, जिसकी टैग लाइन थी देश का नमक। देशभक्ति, हेल्थ कॉन्शियसनेस और टाटा के टैग, इन सब ने मिलकर हमारे दिलों में भरोसा वर्ड पर ऐसा राज किया कि आज भी टाटा सॉल्ट टॉप पर है। कैप्टन कुक, आशीर्वाद सॉल्ट, अन्नपूर्णा, ऐसे कई ब्रांड्स आए और चले गए। टाटा अभी भी टिका हुआ है। इनफैक्ट टाटा सॉल्ट ने पूरे टाटा ग्रुप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करके रख दी। अपनी कार की ब्रांडिंग वो देश का लोहा के नाम से करते हैं। उनकी सर्विसेज चाहे जितनी भी क्वेश्चनेबल हो, फिट एंड फिनिशेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, भरोसा तो उन्हीं के ऊपर है। अब आप यहाँ ये कह सकते हो कि अगर कोई कंपनी किसी वर्ड को ऑलरेडी ओन कर लेती है तो फिर हम वहाँ अपनी जगह कैसे बनाएंगे? इसका सॉल्यूशन सिंपल है। चाहे प्रोडक्ट सेम कैटेगरी का हो बट हमें वर्ड कोई दूसरा ओन करना पड़ेगा। इंडिया में जितनी भी कार कंपनी चल रही हैं, सब ने किसी न किसी एक वर्ड को ओन कर रखा है। 1980s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया में एक अफोर्डेबल कार की जरूरत है, तो उन्होंने जापान की कंपनी सुजुकी से कोलैबोरेट किया और मारुति सुजुकी बनाई गई। इतने सालों बाद आज भी वो ब्रांड उसी वर्ड को ओन किए हुए है, अफोर्डेबल। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो 3 और जापानीज कंपनीज होंडा, हुंडई और टोयोटा ने 95, 96 और 97 में लाइन से इंडिया में कदम रखा। तीनों ही कंपनीज ने अलग अलग वर्ड्स को ओन किया। होंडा अपनी होंडा सिटी के दम पर क्लास वर्ड को ओन करने में कामयाब हो गई। आज भी देखना, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होगा उसकी पहली चॉइस व्हाइट कलर की होंडा सिटी होगी। होंडा ने फीचर्स को ओन किया। पहले सेंट्रो और फिर क्रेटा ने लोगों के दिलों पर राज किया फीचर्स के दम पर। टोयोटा वर्ल्ड वाइड रिलायबिलिटी का सिनोनिम है। इनोवा लाखों किलोमीटर चलती है और रेयरली ब्रेक डाउन होती है। और साथ ही साथ उसने फॉर्च्यूनर मॉडल के साथ दबंगई वर्ड को भी जोड़ लिया। बिना किसी फीचर्स वाली इस गाड़ी के लोग 70-75 लाख देने को इसीलिए तैयार होते हैं क्योंकि इसे खरीदने के बाद पब्लिक आपको एक बहुत पावरफुल आदमी समझने लग जाती है। इनके बाद बची महिंद्रा, जो कि अपने स्कॉर्पियो और एक्सयूवी जैसे मॉडल्स के साथ रगडनेस को ओन करती है। और लास्ट में है टाटा, जिसने 2017 में अपने पूरे लाइनअप को क्लियर किया और फिर एल्ट्रॉज, नेक्सॉन, हैरियर जैसे मॉडल निकाले और सिर्फ एक वर्ड को ओन करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सेफ्टी। उनके एड्स तक में उन्होंने मारुति का मजाक उड़ाया सेफ्टी के नाम पर। उनको पता था कि मारुति की सेल्स पर तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर इससे वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ भी। आज टाटा देश का लोहा की ब्रांडिंग के साथ सेफ्टी वर्ड की मालिक बन चुकी है। लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी की खास बात ये है कि ये हर एक फील्ड में काम करता है। जब भी आप मैट्रिमोनी साइट्स का रुख करते हो तो शादी.com ही सबसे पहले याद आता है, जबकि जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनी जैसे कई और ब्रांड्स हैं। नौकरी ढूंढने जाते हो तो नौकरी.com ही याद आता है। monster.com, shine.com, टाइम जॉब, ये सब ध्यान ही नहीं आते हैं। पेटीएम सालों से लोगों के फोन्स पर मौजूद थी। फिनटेक की अनडिस्प्यूटेड लीडर थी। बस एक प्रॉब्लम थी कि वो रिचार्ज, मूवी टिकट, बिल से लेकर के किराना सामान तक सब कुछ बेच रही थी। फोन पे ने इसी पर वार किया। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग में सिर्फ एक वर्ड पर जोर दिया, यूपीआई पेमेंट्स। हर एक एड में, हर कैंपेन में बस इसे ही हाईलाइट किया। अल्टीमेटली लोगों के दिमाग में वो यूपीआई का सिनोनिम बन गया। अब पेटीएम तो क्या, गूगल का प्रोडक्ट जीपे भी उसके सामने नहीं टिक पाया। और सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, रियल लाइफ में भी लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी उतनी ही इफेक्टिवली काम करती है। राज अंबानी के साथ 4 घंटे बात करके विजय माल्या ने सिर्फ एक कोशिश करी कि जो चोर वर्ड उनके साथ जुड़ गया है वो हट जाए। ही इज सेइंग कॉल मी फ्यूजिटिव बट डोंट कॉल मी चोर, एंड नाउ यू नो व्हाई। अब यहाँ आपके
आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, ये एक्सक्लूसिविटी वाला कंसेप्ट तो ठीक है, पर हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का क्या, जिसमें हमने जियो और एयरटेल दोनों के टेलीकॉम लीडर होने की बात करी थी। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड लॉ ऑफ डुअलिटी। चाहे आप कोई सी भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, शुरुआत में मार्केट में चाहे जितने भी प्लेयर्स हों, टाइम के साथ सिर्फ दो ही बचते हैं, बिस्लेरी एंड किनले, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, प्ले स्टेशन वर्सेस एक्सबॉक्स, जोमैटो और स्विगी, ओला एंड उबर, एंड्रॉइड वर्सेस एप्पल, नेटफ्लिक्स वर्सेस प्राइम, Zerodha वर्सेस ग्रो, फोटोशॉप वर्सेस कैनवा, ट्विटर वर्सेस मेटा, एलन वर्सेस PW, सब इसी लॉ को प्रूव करते हैं। इनके अलावा और जो भी कंपनीज थी कंपटीशन में, वो सब या तो खुद बैंकरप्ट हो गई या फिर इनमें से किसी एक के साथ मर्ज हो गई, और जो नहीं हुई है होने वाली हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब आप इन कंपनीज को गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि हर पेयर में दो तरह की कंपनीज हैं। एक तो है ओल्ड लीडर और दूसरा है नया चैलेंजर। होता ये है कि लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी के अकॉर्डिंग एक कंपनी होती है जो कि किसी कैटेगरी में फर्स्ट होती है और बरसों से लोगों के दिमाग में राज करती है, पर यही लॉ उनके लिए गले का फंदा भी बन जाता है। तो आप जितने ज्यादा बड़े बनते जाते हो, आपके नए एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता भी उतनी ही कम होती जाती है। आप अपनी सेट ब्रांड इमेज से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और इसी का फायदा उठाती है एक नई कंपनी जिसने आपके सारे स्ट्रेंथ को डिटेल में समझा हुआ होता है और उसमें एक नई चीज ऐड करके वो पूरी तैयारी के साथ मार्केट में उतरती है और लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। 2016 से पहले तक सुनील मित्तल की एयरटेल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की अनडिस्प्यूटेड लीडर थी। फिर एक दिन एंट्री हुई जियो की, जिसके पीछे हाथ था इंडिया के सबसे अमीर इंसान का। मुकेश अंबानी ने गहरी प्लानिंग की थी। इनफैक्ट वो 10 साल पहले से इस बैटल के लिए रेडी थे। भाई अनिल अंबानी से बंटवारे के समय ही उनकी ब्रेन चाइल्ड स्मार्ट मोबाइल उनसे छीनकर अनिल को दे दी गई थी और 10 साल का नॉन कम्पीट भी साइन करा लिया गया था। अब वक्त था सब कुछ वापस हासिल करने का, और इसके लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार यूज किया, पैसा। जी हाँ, उन्होंने फ्री में डेटा, फ्री में कॉल्स, फ्री सिम्स, सब कुछ फ्री में देना शुरू किया। हर किसी के फोन में जियो का सिम डल गया। उनके सारे कंपटीटर्स जड़ से उखड़ गए। MTNL डेड हो गया। BSNL ऑब्लिविशन की कगार पर पहुंच गया। टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, एयरसेल रातों रात सब वैनिश हो गया। सिर्फ एक प्लेयर था जिसने इस आंधी से भागने की बजाय लड़ने का इरादा किया, एयरटेल। शुरू में तो सुनील मित्तल भी बहुत परेशान हुए। प्रेस में बहुत गुस्सा जाहिर किया, मिनिस्ट्री से गुहार लगाई, पर उनकी एक न सुनी गई। जब वो पूरी तरह थक गए, उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया और उनको कुछ बातें समझ आई। अपने एक्सपीरियंस से उनको पता था इंडिया में दो तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक वो जो हर महीने देख ताक कर रिचार्ज करते हैं, दूसरे वो जो कि रिचार्ज के वक्त अमाउंट देखते ही नहीं। उनको सिर्फ बात करने से मतलब होता है, आवाज अच्छी आनी चाहिए और कॉल्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए। पहली कैटेगरी के कस्टमर्स पर तो जियो ने कब्जा कर लिया था, पर दूसरी कैटेगरी के जो प्रीमियम कस्टमर्स थे उनको उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। जियो मेनली डेटा पर फोकस थे, उसका अपने कॉलिंग नेटवर्क्स पर उतना ध्यान नहीं था। ऐसे में सुनील मित्तल ने अपने टावर्स को और स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया और ये इंश्योर किया कि कॉल ड्रॉप्स कम से कम हों। उन्होंने अपने एड्स में भी सिर्फ इसी बात पर जोर दिया, इंडिया का बेस्ट नेटवर्क। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो डेटा को पूरी तरह इग्नोर कर दें। 4G का जमाना आ ही रहा था और उनको पता था कि अल्टीमेटली इसी के दम पर वो मुकेश अंबानी से लड़ पाएंगे। इसके लिए सुनील मित्तल ने 20,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए और दूसरे ऑपरेटर्स के स्पेक्ट्रम को खरीदना शुरू किया। क्वालकॉम, टिकोना, वीडियोकॉन, टाटा और आखिर में टेलीनॉर, सबके स्पेक्ट्रम उन्होंने ले लिए और फिर पूरे इंडिया में जियो से पहले 4G लॉन्च किया। सुनील मित्तल को अच्छे से पता था कि मुकेश अंबानी अभी दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे हैं और एक एक करके सारे प्लेयर्स के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अल्टीमेटली फिर वो अपने कस्टमर्स को चार्ज करना शुरू करेंगे ही। उनको बस इतना करना है कि वो उस दिन तक सरवाइव कर जाएं, और ये उन्होंने पॉसिबल किया खुद के पैसों के दम पर। अब ये पैसा आया कहां से? पहली बात तो उन्होंने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया था कि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहे, इसलिए उनके पास काफी कैश रिजर्व ऑलरेडी अवेलेबल था। दूसरे, उस टाइम पर एयरटेल अफ्रीका काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उसके प्रॉफिट्स को उन्होंने यहाँ लाकर डाला। और फिर जब इस इनिशियल कैश के दम पर वो जियो के सामने टिकने में कामयाब हो गए, तो फिर दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी उनको बैक करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली यही हुआ कि लगभग 1 साल की घमासान लड़ाई के बाद जियो ने अपने कस्टमर्स को चार्ज करना शुरू किया। एयरटेल ने भी इमीडिएटली उनके प्राइसेस को मैच किया और जियो के बढ़े हुए कस्टमर्स
एयरटेल के पास आ गए। आज की डेट में दोनों की डुओपोली है और दोनों ही कंपनीज एक साथ टाइम टाइम पर अपने चार्जेस बढ़ाते रहती हैं। इनफैक्ट आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि आजकल कई सर्कल्स में वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टावर्स, ऑप्टिक फाइबर और सबमरीन केबल्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। और तो और अपने कुछ स्पेक्ट्रम भी उन्होंने एक दूसरे को दिए हुए हैं। ठीक उसी तरह जैसे एप्पल की जो स्क्रीन्स हैं उसे और कोई नहीं बल्कि सैमसंग बनाता है। टेस्ला के बैटरी सेल्स का सबसे बड़ा सप्लायर पैनासोनिक है। सोनी के प्ले स्टेशन का जो क्लाउड डेटा है वो वर्ल्ड वाइड माइक्रोसॉफ्ट के ही एज्योर सर्विसेज में होस्ट होता है, जो कि PS के आर्च राइवल एक्सबॉक्स की पेरेंट कंपनी है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि एक मार्केट में मैक्सिमम 2 ही कंपनियां प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। यानी कि अभी आप किसी मार्केट में 2 से ज्यादा प्लेयर्स देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वहां भी लॉ ऑफ ड्यूअलिटी का कोर्स कंप्लीट होना बाकी है और जल्द ही सारी नई कंपनीज में से एक ही बचेंगी। और इस चीज का फायदा आप अपने बिजनेस में उठा सकते हो उन नए प्लेयर्स में से सबसे तगड़ा प्लेयर बन के। 2011 की बात है, बेंगलोर की एक बड़ी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। एक तरफ फ्लिपकार्ट के CEO सचिन बंसल बैठे थे और दूसरी तरफ अमेजॉन के रिप्रेजेंटेटिव्स। अमेजॉन फ्लिपकार्ट को खरीदना चाहती थी, पर जब सचिन बंसल ने अपनी प्राइस बताई तो वो आग बबूला हो गए। कहा कि सचिन तुम पहले हमारे यहाँ ही तो काम किया करते थे और हमारा ही आइडिया चुरा कर तुमने यहाँ इंडिया में लगाया है। हम चाहें तो 1 महीने में तुमसे बड़ी कंपनी बना सकते हैं। उस समय अमेजॉन इंडिया में आई नहीं थी और यहाँ हर हफ्ते कोई एक नया आइडियन एक नई ई-कॉम कंपनी खोल रहा था। सबको इंडिया का अमेजॉन बनना था। पर एक दिन जेफ बेजोस ने डिसाइड किया कि इंडिया का अमेजॉन ही होगा और फिर सारा गेम पलट गया। उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव्स को ऑर्डर दिया कि यू हैव एब्सोल्यूट फ्री हैंड, बर्न एज मच कैश एज यू वांट बट ब्रिंग फ्लिपकार्ट डाउन। फ्लिपकार्ट भी कम नहीं थी। सचिन ने ये इंश्योर किया था कि जिस दिन बेजोस इंडिया आए तो एयरपोर्ट से लेकर के उनके होटल के रास्ते तक हर एक बिलबोर्ड पर सिर्फ फ्लिपकार्ट का ही ऐड हो। बेजोस इससे चिढ़ गए और जब 29 जुलाई 2014 में फ्लिपकार्ट ने $1 बिलियन की फंडिंग उठाने की न्यूज अनाउंस करी तो उसके अगले ही दिन बेजोस ने ऐलान किया कि वो पूरे $2 बिलियन अमेजॉन इंडिया में डालेंगे। इट वॉज ए क्लैश ऑफ टाइटन्स। कुछ समय बाद फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर टाइगर ग्लोबल को ये समझ आ गया कि सचिन बंसल अमेजॉन से नहीं लड़ पाएंगे। असल में हुआ ये था कि एक दिन सचिन ने अनाउंस किया कि फ्लिपकार्ट अब वेब और ऐप बेस्ड ना होकर सिर्फ ऐप बेस्ड होगी, यानी आप लैपटॉप से कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाओगे। उनको लगा था कि इससे वो हर एक इंडियन के फोन में जगह बना लेंगे और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, पर हुआ इसके जस्ट उल्टा। वेब बेस्ड यूजर ने वही सामान फ्लिपकार्ट की जगह अमेजॉन से मंगा लिया। टाइगर ग्लोबल ने सचिन को हटाकर बिन्नी बंसल और फिर कल्याण कृष्णमूर्ति को फ्लिपकार्ट का CEO बनाया। अब 2016 में कल्याण के सामने एक आखिरी मौका था फ्लिपकार्ट को बचाने का। हुआ यूं कि जब अक्टूबर में उनकी बिग बिलियन डेज सेल थी उसी टाइम पर अमेजॉन ने अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल रखी। इट वॉज एन आउटराइट वॉर। अगर सेल में फ्लिपकार्ट के नंबर अमेजॉन से कम होते तो फ्लिपकार्ट का डूबना तय था। कृष्णमूर्ति ने खूब दिमाग लगाया और इसका सॉल्यूशन निकाला। कुछ ही दिन पहले इंडिया में जियो लॉन्च हुआ था। फ्री में दुनिया भर का डेटा मिल रहा था। हर किसी को अचानक से स्मार्टफोन्स की जरूरत आ पड़ी थी और उसी टाइम पर Xiaomi और OnePlus जैसी कंपनीज ने माइक्रोमैक्स, लावा जैसे इंडियन ब्रांड्स को बीट करके अपनी जगह बनाना शुरू किया था। कृष्णमूर्ति ने डिसाइड किया कि इस यूनिक सिचुएशन का फायदा उठाएगा फ्लिपकार्ट। उन्होंने खुद पर्सनली जाके एक फोन ब्रांड से डील करी कि वो सेल के टाइम अपने फोन फ्लिपकार्ट में ही बेचे। बदले में उन्होंने उनको बेटर प्रॉफिट मार्जिन देने का वादा किया और इस कमर तोड़ मेहनत का नतीजा ये निकला कि उस साल सेल के सीजन में अमेजॉन ने जहां 30% वैल्यू का प्रोडक्ट सेल किया वहीं 50% से ज्यादा सामान फ्लिपकार्ट ने बेचा। फ्लिपकार्ट के इस विनर एटीट्यूड को देखकर यूएस के रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने उनको $16 बिलियन ऑफर किए 77% स्टेक के लिए। ये वॉलमार्ट के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि उन्होंने फ्लिपकार्ट जैसी इंडियन लॉस मेकिंग कंपनी पर किया था। हर किसी का ये कहना था कि ये एक गलत डिसीजन है, पर वॉलमार्ट को लॉ ऑफ ड्यूअलिटी पर पूरा भरोसा था और उन्हें यकीन था कि एक दिन जब इंडिया में 2 ही कॉम कंपनीज बचेंगी तो उनमें से एक उनकी होगी, फ्लिपकार्ट। आप भी जब कोई नया बिजनेस खोलो तो ऐसे एरिया में खोलना जहां पर या तो अभी कोई लीडर नहीं है या फिर एक ही क्लियर कट लीडर है, ताकि आप उसे थोड़ी सी डिफरेंट चीजें कर दूसरे लीडर की जगह बना सको। फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा और यहाँ तक कि फूड फार्मर यानी कि रेवंत हेमंत सिंह का भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि इंडिया में प्रोटीन पाउडर की कैटेगरी में अभी तक
कोई भी अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर बना नहीं है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, मसल ब्लेज, द होल ट्रूथ जैसी कंपनियां ट्राई तो कर रही हैं, पर लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। मैदान में अमूल जैसे पुराने खिलाड़ी ने एंट्री मार दी है, जो कि दही, दूध, छाछ, कुल्फी और यहाँ तक कि पानी में भी प्रोटीन मिलाकर बेच रही है। पर अभी तक सेकेंड लीडर की जगह खाली है। द वॉर इज ऑन। कुशा कपिला की अंडरनीट, भुवन बाम की पैपी, ये सारे ऑफबीट एरियाज के ब्रांड इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी क्लियर लीडर चुना जाना बाकी है। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट में फर्स्ट होना और डुअलिटी का बैटल जीतना दो ऐसे तरीके हैं जिनसे आप सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। पर अगर आपने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट होने का मौका गंवा दिया और फिर सेकंड बिगेस्ट भी नहीं बन पाए, तो फिर क्या आपके लिए कोई होप नहीं है लॉ ऑफ डिवीजन के फॉर्म में। आपने अपने घर में देखा होगा, दादा दादी, पापा मम्मी, हर किसी के पास LIC पॉलिसीज हैं। एक जमाना था जब इंश्योरेंस का मतलब LIC हुआ करता था। आपके दूर के मौसा जी, पापा के कलीग, पान वाला, न्यूज़पेपर वाला, सब के सब LIC एजेंट्स हुआ करते थे क्योंकि उनको आपके पढ़ाई प्रीमियम का 7.5% कमीशन के रूप में मिलता था। लोगों ने LIC पॉलिसीज बेच करके करोड़ों कमा लिए थे। पर पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ हुआ कि LIC का दबदबा ही खत्म हो गया। असल में हुआ कुछ यूं था कि आजादी के वक्त इंडिया में लगभग 245 इंश्योरेंस कंपनीज हुआ करती थी। जब देश की नई सरकार बनी तो उन्हें लगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो उन्होंने इसकी कमान अपने हाथ में ले ली और गठन हुआ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC का। ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी का प्राइम एग्जांपल हुआ। LIC इंश्योरेंस का सिनोनिम बन गया और उस टाइम पर इसका कोई कंपटीशन भी नहीं था। लोग अपनी कमाई से पैसे बचा कर LIC को देते गए और उनका AUM बढ़ता गया। आज भी आप अगर देखोगे तो LIC अपने अंदर $640 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करती है और $22 बिलियन से ज्यादा तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिसमें से लास्ट ईयर 73,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पर कुछ सालों बाद 1973 में गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट लेकर आई और GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जन्म हुआ। LIC लाइफ इंश्योरेंस और GIC बाकी के सारे इंश्योरेंस करने लगी। लॉ ऑफ ड्युअलिटी का ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक कहानी में एक और ट्विस्ट आया। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी लिबरलाइजेशन लेकर आए। उसके अगले साल एक कमेटी बनी जिसने इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म सजेस्ट किए और इवेंचुअली ईयर 2000 में इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री पॉसिबल हुई। कई ऐसे प्लेयर्स थे जो इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक्शन में आए, पर उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि LIC का पूरे इंडिया में स्पेशली रूरल एरियाज में दबदबा है, तो उससे हेड टू हेड कंपटीशन करना बेवकूफी होगी। और यहाँ उन्होंने लॉ ऑफ डिवीजन का सहारा लिया। इंश्योरेंस को मल्टीपल कैटेगरीज में बांटा गया और हर एक कंपनी एक स्पेशलाइज्ड एरिया में फोकस करने लगी। ICICI प्रूडेंशियल ने अर्बन एरियाज में काम करना शुरू किया। बजाज एलियंस ने मोटर इंश्योरेंस पर ध्यान दिया। स्टार हेल्थ स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने लगी। जैसे जैसे मोबाइल और इंटरनेट का बूम हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर नए जोन में एंटर हुआ। पॉलिसी बाजार जैसे एग्रीगेटर्स आए, एको, डिजिट जैसी डिजिटल ओनली इंश्योरेंस कंपनीज आई। टर्म प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बोज, कैशलेस मेडिक्लेम जैसे सब डिविजन्स क्रिएट किए गए और इवेंचुअली हर एक कंपनी को अपना एक एक्सक्लूसिव वर्ड मिल गया और आज सारी कंपनीज कमा रही हैं। कोई भी कैटेगरी हो, जब वो टाइम के साथ धीरे धीरे पॉपुलर होती है, बड़ी होती है, तो फिर उसमें डिवीजन होता है। आप अगर किसी कैटेगरी में फर्स्ट होने का मौका चूक गए, डुअलिटी भी नहीं क्रिएट कर पाए और फिर भी आप ये चाहते हो कि उसी कैटेगरी में अपना बिजनेस बनाओ, तो फिर अब आपको वेट करना है उसमें डिवीजन स्टार्ट होने का। जो हमारी पिछली की स्टडी है, आप उसी को ले लो। वॉलमार्ट के दम पर फ्लिपकार्ट बच गई और कई सालों तक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने इंडियन मार्केट्स में जम के डिओपोली जमाए रखी। स्नैपडील, जेबोंग, आसमी बाजार जैसे प्लेयर्स को खा लिया गया और कस्टमर्स के पास दो ही चॉइसेस थी, या तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन। उसमें भी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में फ्लिपकार्ट का दबदबा था और बाकी सारे सेगमेंट्स में अमेजॉन का। पर कुछ सालों बाद स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक ये सेक्टर इतना बड़ा हो गया कि इसमें लॉ ऑफ डिवीजन को आना पड़ा। कई ऐसे प्लेयर्स थे जो घात लगाए बैठे थे इस मौके के लिए और उन्होंने जमकर फायदा उठाया। कस्टमर्स को डेडिकेटेड एंड पर्सनलाइज कॉस्मेटिक एक्सपीरियंस की नीड पड़ी तो उसको नायका ने कैटर किया। 2 दिन की जगह 10 मिनट में सामान मंगाने की नीड पड़ी तो उसे ब्लिंकिट ने पूरा किया। सस्ते प्रोडक्ट्स की नीड पड़ी तो उसे मीशो ने फुलफिल किया। अब आप यहाँ ये बोल सकते हो कि ये लोग तो ह्यूज इन्वेस्टर बैकिंग के साथ मैदान में उतरे, हम जैसे कॉमन लोग कैसे कुछ कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ ये बड़े लोग नहीं, बमर, नीमंस, फ्रीडो जैसे कई ऐसे D2C ब्रांड्स हैं जो आप हम जैसे कॉमन मिडिल क्लास लोगों ने स्टार्ट किए हैं और सीधे कस्टमर तक सामान बेच करके इन बड़े बड़े जायंट से टक्कर ले रहे हैं। इनफैक्ट अभी और भी कई डिविजन्स होने बाकी हैं। आप भी चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक्सपर्टाइज हासिल करके सही मौके का इंतजार कर सकते हो। जैसे ही सब कुछ ठीक लगे, गो
गो ऑल इन while applying these laws, जैसा कि गणेश सोनवाने ने किया और 200 करोड़ की कंपनी बना दी। गणेश एनआईटी कैलिकट से ग्रेजुएशन करने के बाद बजाज ऑटो की R&D विंग में जॉब कर रहे थे। उन्होंने एक बात ऑब्जर्व करी कि ऑटो ड्राइवर्स के हाथ में परमानेंट दर्द होता है। क्यों? ऑटो की वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी इश्यूज की वजह से। उन्होंने तुरंत इसको ठीक किया और उनकी कंपनी के टॉप बॉसेस तक ने उनकी तारीफ करी। उनका माइंडसेट जस्ट एक इंजीनियर से एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ शिफ्ट हो गया। उन्होंने देखा कि फिजिकली चैलेंज लोगों की तरफ कोई भी ब्रांड बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगर इस कैटेगरी पर फोकस करें तो वो लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अपने एक कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलकर उन्होंने एरकाट्रॉन मोबिलिटी बनाई और अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, फ्रीडो गो। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हील चेयर था जिसे फिजिकली चैलेंज लोगों को शॉवर और वॉशरूम जाने में हेल्प मिलती थी। पहला ऑर्डर पुणे के पैराप्लेजिक रिहैब सेंटर से आया, फिर कनाडा, यूरोप और पूरे वर्ल्ड से ऑर्डर्स आने लगे। उनका ब्रांड चल निकला। फिर आया 2020 और उसके साथ आया लॉकडाउन। उनके ऑर्डर्स आने बंद हो गए। कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई। गणेश ने सॉल्यूशन के लिए अमेज़न की तरफ देखा कि कैसे वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सामान बेचने में महारत हासिल कर चुके हैं। उनको अपना टारगेट कस्टमर बेस बढ़ाने की नीड महसूस हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लोगों की हेल्प करेंगे कंफर्ट देने में, सिर्फ डिसेबिलिटी के बाद नहीं बल्कि उससे पहले भी। और स्टार्ट हुआ फ्रीडो, एर्गोनॉमिक वेलनेस ब्रांड। पहला प्रोडक्ट कॉपर इन्फ्यूज्ड फेस मास्क डायरेक्ट अमेज़न पर बेचा और 1 महीने में सेल्स 5 गुना हो गई। आज की डेट में सीट कुशंस, बैक सपोर्ट, ऑर्थोपेडिक इंसोल्स जैसे कई एर्गोनॉमिक एक्सेसरीज के साथ फ्रीडो कंफर्ट का सिनोनिम बन चुका है और अपनी कैटेगरी को लीड कर रहा है। देखिए, ये तीनों लॉस तो हेल्पफुल हैं आपको सक्सेस दिलाने में, पर अक्सर सक्सेस ही सबसे खतरनाक चीज होती है। कैसे? समझते हैं अपने अगले लॉ ऑफ सक्सेस में। आपको पता है कि एक टाइम पर माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल शर्मा को 6500 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे और उन्होंने उसे ठुकरा दिया था और उसी वजह से उनकी कंपनी बर्बाद हो गई। देखिए, राहुल शर्मा ने जब अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रोमैक्स की शुरुआत करी तो उस समय इसे सैमसंग और एप्पल के एक अफोर्डेबल इंडियन अल्टरनेटिव के रूप में एस्टैब्लिश किया। ये दोनों कंपनीज आईफोन और गैलेक्सी सीरीज के थ्रू प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रही थी। और लोअर प्राइस सेगमेंट में थी नोकिया, जो कि उस समय अपने डिक्लाइन पर थी, क्योंकि नोकिया ने अपने एरोगेंस में आकर एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया था, विच इज ए डिटेल स्टोरी इन इटसेल्फ, मे बी फॉर सम अनदर वीडियो। बट माइक्रोमैक्स वाज हैविंग एंड्रॉइड एंड इट वाज मेकिंग किलर प्रॉफिट्स। उस समय तो उनकी ये ब्रांड पोजीशनिंग बहुत स्मार्ट थी। लोअर मिडिल क्लास के लिए हाई फीचर्स वाले फोन अवेलेबल कराना, चाइना से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके वो यहाँ असेंबल करते थे। कोई R&D का खर्चा नहीं करना पड़ता था, इनोवेशन का रिस्क भी नहीं उठाना पड़ता था, इसलिए यहाँ सामान सस्ते में बेच पाते थे। नथिंग लाइक एनीथिंग के टैग लाइन और ह्यू जैकमैन जैसे ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू वो इस लो कॉस्ट कैटेगरी को डोमिनेट करने में सफल हो गए। इनफैक्ट कैनवा सीरीज जैसे फोन्स के थ्रू वो प्रीमियम कैटेगरी में भी डेंट देने लगे। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट फॉर देम। राहुल बड़े बड़े प्रॉफिट्स में खेल रहे थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने उस टाइम की टॉप एक्ट्रेस अशिन से शादी करी तो 6 करोड़ का तो डायमंड सॉलिटेयर ही पहना है। वो अपने ब्रांड को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि ये भूल गए कि जैसे सैमसंग और एप्पल के बीच उन्होंने जगह बनाई है वैसे ही कोई और भी बना सकता है। और उससे भी बड़ी बात, उनको ये भनक तक नहीं लगी कि वो कोई और कोई नहीं बल्कि उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स चाइनीज होंगे। पर उसके पहले 2014 में अलीबाबा ने उनको $800 मिलियन यानी कि लगभग 6500 करोड़ रुपए की फंडिंग ऑफर करी थी और उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि वी हैव इनफ कैश आवरसेल्व्स। और उसके जस्ट बाद 2015 के अराउंड इंडिया में एंट्री ली Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo और OnePlus जैसे चाइनीज ब्रांड्स ने। इनको एप्पल या सैमसंग से कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ उसी कैटेगरी को टारगेट कर रहे थे जहां माइक्रोमैक्स बैठी थी। ऊपर से इनके प्रोडक्ट्स माइक्रोमैक्स से ज्यादा सस्ते और बेटर क्वालिटी के थे। इनको देखकर माइक्रोमैक्स को भी अपने प्राइसेस घटाने पड़े, जिस वजह से प्रॉफिट्स कम हुए तो क्वालिटी और गिरने लगी। पर यहाँ तक तो माइक्रोमैक्स फिर भी सर्वाइव कर ले रहे थे। इसके बाद एक फाइनल ब्लो उनको मिला जिसने उनको चारों खाने चित कर दिया। उनके चाइनीज सप्लायर्स ने उनको कंपोनेंट्स देने से मना कर दिया। जी हाँ, इट वाज ए नेस्टी कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम चाइना, जिसके लिए वो बदनाम तो है ही, पर राहुल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ही वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना ओनली। उनकी आंखों के सामने उनकी कंपनी डूब गई और वो कुछ नहीं कर पाए। अगर सक्सेस के नशे में अंधा न होकर उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा होता और वो 6500 करोड़ की फंडिंग उठा ली होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। शायद कोई एक तो इंडियन कंपनी होती जो स्मार्टफोन्स मार्केट में जिंदा होती।
अभी तो हालत ये है कि कुछ साल पहले जब हमने स्पाइंग के खतरे से बचने के लिए चाइनीज कंपनीज को बॉयकॉट किया तो फिर हमें सैमसंग, एप्पल जैसी विदेशी कंपनीज की ओर ही रुख करना पड़ा। कोई इंडियन अल्टरनेटिव था ही नहीं। बहरहाल लॉ ऑफ सक्सेस ये कहता है कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस बात की कि जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी आप अपना ईगो इन्फ्लेट कर लोगे, अपने आप को इनडोमिटेबल समझने लग जाओगे और इवेंचुअली यही आपके डाउनफॉल का कारण बनेगा। सक्सेस को पाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है सक्सेस को बनाए रखना, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये कभी ना भूलो कि आप किस वजह से सक्सेसफुल बने थे। स्टीवन सेसोन का नाम आपने सुना है शायद नहीं, पर इनकी कहानी आपने जरूर सुनी होगी। ये वो इंजीनियर हैं जिन्होंने आज से 50 साल पहले वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था। उस समय सिर्फ फिल्म और फोटोग्राफी होती थी। इट वॉज ए रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन, और इससे भी अच्छी बात कि वो खुद एक कैमरा कंपनी में काम करते थे। वो भागे भागे अपने हेड के पास गए और इसके बारे में बताया। अब आप सोचोगे कि उन्होंने स्टीवन को शाबाशी दी होगी, नहीं, उन्होंने उल्टा स्टीवन को डांट कर भगा दिया और कहा कि अपने इन्वेंशन को किसी को मत बताना। वो कंपनी थी उस टाइम पर वर्ल्ड की बिगेस्ट फिल्म एंड कैमरा मेकर कोडैक, जिन्हें ये डर था कि डिजिटल कैमरा के आने के बाद से उनकी फिल्म्स बिकनी बंद हो जाएंगी। देखिए ये डर तो बिल्कुल जायज था। इवेंचुअली हुआ भी ऐसा ही। डरना उनकी गलती नहीं थी, गलती थी उनका ये एरोगेंस कि अगर वो नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं होगी। जबकि सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को रोक पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल, यहाँ तक कि किसी कंट्री के लिए भी नहीं। इवेंचुअली द वर्ल्ड मूव टू डिजिटल कैमरास एंड कोडैक बिकेम ऑब्सोलेट। यही गलती नोकिया ने भी की थी। एक टाइम पर वर्ल्ड के बिगेस्ट फोन मैन्युफैक्चरर को इल्यूजन था कि वो नए और सुपीरियर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड को नहीं अपनाएंगे तो इट विल डाई, जबकि हुआ उल्टा। इट वाज नोकिया हु डाइड। इनफैक्ट जो विजय माल्या अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये सब करने की जरूरत पड़ी ही नहीं होती अगर उन्होंने सक्सेस मिलने के बाद एरोगेंस को अपने सर पर चढ़ने ही नहीं दिया होता। देखिए दुनिया में जितने भी धंधे होते हैं उनमें सबसे प्रॉफिटेबल माना जाता है शराब के धंधे को, और सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग माना जाता है एयरलाइन बिजनेस को। विजय माल्या एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस सबसे प्रॉफिटेबल धंधे में अथाह पैसे बनाए और सबको ले जाकर डुबा दिया इस लॉस मेकिंग धंधे में, सिर्फ और सिर्फ अपनी एरोगेंस की वजह से। रिचर्ड ब्रैंसन अपनी लेविश लाइफस्टाइल और फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी के लिए दुनिया में फेमस हैं। उन्हीं से इंस्पायर होकर माल्या ने भी लेविश लाइफस्टाइल अपनाई और फिर उन्हीं की तरह ही एक एयरलाइन भी स्टार्ट करी, किंगफिशर एयरवेज। आइडिया अच्छा था, एक आउट एंड आउट प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करना, जो कि उस वक्त इंडिया की कोई भी एयरलाइन नहीं दे रही थी। वो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट थे और लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी के मुताबिक उनका सक्सेसफुल होना तय था, बशर्ते वो खुद अपने आड़े ना आ जाएं। उन्होंने डेक्कन एयरवेज का हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया, जो कि इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी, और उसके बाद उन्होंने लॉन्च कर दी किंगफिशर रेड, जिसे लो कॉस्ट सेगमेंट के लिए बनाया गया था। पर इस चक्कर में उनकी ब्रांडिंग पूरी तरह से डाइल्यूट हो गई। ना वो प्रीमियम एयरलाइन रह गए, ना ही लो कॉस्ट। कंफ्यूजन का नतीजा ये निकला कि उनके लॉसेस पाइल अप होने लगे। अभी भी उनके पास मौका था कि वो इस एयरलाइन बिजनेस से एग्जिट ले लें। पहले भी वो ऐसा कर चुके थे। किसान, जो कि अपने जैम्स और केचप के लिए फेमस है, वो भी पहले उनके फादर की कंपनी हुआ करती थी, जिससे बाद में उन्होंने ब्रुक बॉन्ड को बेच दिया। इनफैक्ट बर्जर पेंट्स, क्रॉम्पटन इंजीनियरिंग और एवेंटिस फार्मा भी एक टाइम पर उन्हीं के पास थी, और सबसे उन्होंने प्रॉफिट में एग्जिट लिया था। पर इस बार वो अपने ईगो की वजह से एग्जिट का डिसीजन नहीं ले पाए, बल्कि नियमों को ताक पे रखकर और लोन्स पे लोन्स लेते गए, फंड्स को मिसयूज करते गए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए डाइवर्ट करते गए, एंड इवेंचुअली ही बिकेम ए फ्यूजिटिव। देखिए ये ह्यूमन नेचर होता है कि सक्सेस दिमाग पर चढ़ जाती है, पर एक चीज और है जो उससे भी ज्यादा जल्दी चढ़ती है, और वो भी दिमाग पर नहीं बल्कि दिल पर, और वो होती है फेलियर। बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल लॉ की, लॉ ऑफ फेलियर। भारत सरकार ने 2020 में एक स्कीम निकाली, PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका आइडिया है कि जो भी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। इस स्कीम को सुनकर वीवो, जो कि आज भी इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग मोबाइल कंपनी है, उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर पाए तो काफी पैसा बचा लेंगे। अब खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का पूरा प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करने की बजाय वो एक ऐसा इंडियन पार्टनर ढूंढने लगे जिसको यहाँ प्रोडक्ट्स बनाने का तगड़ा एक्सपीरियंस हो, और वो उनको मिला और कोई नहीं बल्कि माइक्रोमैक्स के राहुल शर्मा के फॉर्म में। माइक्रोमैक्स के फ्लॉप हो जाने के बाद राहुल चुपचाप घर पर नहीं बैठ गए, बल्कि अपनी कंपनी भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर फोकस करने लगे, जिसमें वो दूसरी कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने लगे। अपनी एक्सपर्टाइज और चाइनीज कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने बखूबी यूज किया, और 2024 में चाइना की कंपनी हुआकिन टेक्नोलॉजीज के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किया। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 2 से बढ़ाकर 5 कर दिए
लिए और वीवो के साथ साथ ओप्पो और एसर के लिए भी गैजेट्स बनाने लगे हैं। लास्ट ईयर उनका रेवेन्यू और स्टैगरिंग 6,200 करोड़ रहा। इसी तरह जो हमने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की लड़ाई देखी, उसमें इन दोनों जायंट्स के बीच पिसकर एक टाइम पर $6.5 बिलियन की मैसिव वैल्यूएशन रखने वाली एक कंपनी आज ऑलमोस्ट वैनिश ही हो गई है। नाम है स्नैपडील। पर आपको पता है, इसके फेल होने के बाद भी इसके फाउंडर ने हार नहीं मानी। जी हाँ, कुणाल बहल ने स्नैपडील के बाद एक वेंचर कैपिटल फर्म बनाई, टाइटन कैपिटल, जिसके थ्रू उन्होंने ओला, अर्बन कंपनीज, मामाअर्थ, रेजरपे जैसे कई कंपनीज के अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया और 100 टाइम्स से भी ज्यादा प्रॉफिट्स बनाया। साथ ही वो यूनिकॉमर्स के भी प्रोमोटर हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि SaaS कंपनी है और लास्ट ईयर ही उसका एक ब्लॉकबस्टर IPO आया है। इतना ही नहीं, वो नैसकॉम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं और इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट पिरामल ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि वो जो शार्क टैंक में 5-5 करोड़ की डील्स ऑफर करते हैं, जिसे सुनकर बाकी के शार्क्स भी हैरान रह जाते हैं, वो कहां से फंड होती हैं। तो ये असल जिंदगी की तरह ही बिजनेस में भी वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो फेलियर्स के बाद भी लगा रहता है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने अपना पहला वेंचर शुरू किया था सॉफ्ट्रॉनिक्स के नाम से। वो 1.5 साल में ही बंद हो गया था। रतन टाटा जी की टाटा कार्स इतने बुरे हालत में थी कि उसे बेचने की नौबत आ पड़ी थी। ओयो बनाने के पहले रितेश अग्रवाल ओरावल स्टेज बनाकर बुरी तरह फेल हो चुके थे। इंडिया में हर साल लगभग 35,000 बिजनेसेस फेल होते हैं, पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो बिजनेसमैन फेल हो गया। उसने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है जो किसी भी बी स्कूल, किसी भी कोर्स या फिर किसी YT वीडियो में नहीं सिखाई जा सकती। और इस बात को सुनील मित्तल से अच्छा और कौन बता सकता है, जिन्हें एयरटेल बनाने के पहले अनगिनत असफलताएं झेलनी पड़ी थी। 18 साल की उम्र में अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लेकर उन्होंने लुधियाना में बाइसिकल्स की क्रैंकशाफ्ट बनाने का बिजनेस शुरू किया। 3 साल के भीतर ही उन्होंने ऊन और सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील की शीट्स बनाने का भी बिजनेस शुरू किया। बिजनेस डील्स करने उन्हें देश के कोने कोने में जाना पड़ता था और पैसे बचाने के लिए वो उन्हीं ट्रक्स में बैठकर जाया करते थे जिनमें उनका माल जाता था। बॉम्बे की अब्दुल रहमान गली में वो छोटे छोटे डीलर्स के पास अपना स्टील बेचने के लिए तरह तरह के टेक्निक्स अपनाया करते थे, जिसने उन्हें एक परफेक्ट सेल्समैन बना दिया। पर जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया कि इन छोटे मोटे धंधों से बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता। 1980 में उन्होंने अपने तीनों धंधे बंद किए और बॉम्बे शिफ्ट हो गए एक नई शुरुआत करने। उन्होंने भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी बनाई और जापान की सुजुकी कंपनी के साथ डील क्रैक करी कि वो वहां से पोर्टेबल जनरेटर्स इंपोर्ट करके यहाँ बेचेंगे। उस समय इंडिया में पावर सप्लाई बहुत लिमिटेड थी और जनरेटर्स का मैन्युफैक्चरिंग कोई और नहीं कर रहा था। लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी ने अपना कमाल दिखाया और उनका ये धंधा बढ़िया चल निकला। कुछ ही दिनों में वो इंडिया के लार्जेस्ट जनरेटर इंपोर्टर बन गए। मेहनत भी वो खूब कर रहे थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को समझने के लिए उन्होंने 3 मोटी मोटी बुक्स जबानी याद कर ली थी। उनको बिजनेस करते सिर्फ 3 साल ही हुए थे कि एक दिन अचानक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो जनरेटर्स के इंपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में ही 2 जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बन गई थी। सुनील रातों रात सड़क पर आ गए। उनका लाखों का माल फंसा हुआ था जो सारा कबाड़ हो गया। पैसे डूबे वो अलग, वो बहुत रोए, मन किया कि वापस जलंधर चले जाएं, पर उनके अंदर की आग ने उन्हें रोक लिया। जब आंसू सूखे तो फिर एक नए आइडिया की तलाश में निकल पड़े। उनको याद आया कि कुछ साल पहले बिजनेस के सिलसिले में वो ताइवान गए थे और वहां उन्होंने बटन वाले फोन्स देखे थे, जबकि उस वक्त इंडिया में घुमा घुमा कर डायल करने वाले फोन से मिला करते थे। उन्होंने उसी को इंपोर्ट करने की सोची और एक नई कंपनी बनाई, मिटब्रो, मित्तल ब्रदर्स का शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि उनको एक फॉरेन साउंडिंग नाम रखना था ताकि लोग जल्दी एक्सेप्ट करें। इस बार भी वो लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे, पर फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, जिसमें टेलीफोन्स का इंपोर्ट करना मना था। पर इस बार उन्होंने बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने पूरे फोन्स इंपोर्ट करने के बजाय उनके पार्ट्स मंगाए और फिर उनको यहाँ असेंबल किया। कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ने टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस बांटे, तो सुनील मित्तल ने भी एक लाइसेंस ले लिया और लगे फोन्स मैन्युफैक्चर करने। धंधा तो चलने लगा था। इवेंचुअली उन्होंने इसे बीटल नाम से रीब्रांड भी कर दिया था, पर वो अब भी संतुष्ट नहीं थे। बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते थे और उसके लिए वो लॉ ऑफ डिवीजन के इफेक्ट में आने का इंतजार कर रहे थे। और वो हुआ 1991 में। वो गोवा में छुट्टियां मना रहे थे कि वहां उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा, गवर्नमेंट मोबाइल फोन्स के नेटवर्क्स की नीलामी
नीलामी कर रही है। तुरंत वो भागे भागे दिल्ली आए और लाइसेंस के लिए जोड़ तोड़ करने लगे, पर सक्सेस की राह इतनी आसान नहीं थी। गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया, ये कहकर कि आप ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो। उन्होंने फिर से एक बार फॉरेन का रुख किया और इस बार फ्रेंच टेलीकॉम ग्रुप विवेंडी से हाथ मिलाया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया और फाइनली एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती एयरटेल का जन्म हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज से बराबर की लड़ाई लड़ी और एयरटेल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। किसी को अंदाजा नहीं था कि साइकिल के शाफ्ट्स बनाने वाला ये लड़का मल्टीपल फेलियर्स झेल करके एक दिन इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बनेगा। जीन पॉल सार्ट्रे की एक लाइन है, इफ ए विक्ट्री इज टोल्ड इन डिटेल्स वन कैन नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम डिफीट। सफलता और असफलता में कोई खास अंतर नहीं होता, बस ये है कि सफलता असफलता के बाद आती है। जो इंसान एक और ट्राई करता रहता है वो इवेंचुअली सफल हो ही जाता है। और अगर उसने वो लास्ट वाला ट्राई नहीं किया होता तो वो भी उस असफलता वाली लिस्ट का हिस्सा होता। सिर्फ धंधा ही नहीं बल्कि नौकरी की तलाश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जिंदगी में आप कुछ भी करने निकलो, एक बात जरूर याद रखना कि अगर बिना फेलियर के सफलता मिल गई मतलब आपने अपनी औकात से बहुत छोटा एम कर लिया है। एम हायर, फॉल स्पेक्टेकुलरली, राइज रॉयली एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। इस वीडियो की और मेरे दूसरे सारे वीडियोस की स्क्रिप्ट मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। साथ ही मेरे YouTube मास्टर क्लास की सारी डिटेल्स भी आपको मेरे साइट पर मिल जाएगी। देखिए कोर्सेज तो बहुत से अवेलेबल हैं, पर कोई भी पूरी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा कि आपको यूट्यूबर बना ही देगा। जी हाँ, मैं तब तक आपकी हेल्प करूंगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता, यानी कि आप यूट्यूब से खुद पैसे नहीं कमाने लग जाते हैं। और साथ ही आपके कंप्लीट पीस ऑफ माइंड के लिए 100% रिफंड पॉलिसी भी है। आई ऑनेस्टली थिंक कि आपका अगर कभी जरा भी मन रहा है यूट्यूबर बनने का, या फिर आप एक अच्छा इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो, तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में अवेलेबल है, प्लीज डू चेक आउट। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।